जैसा हमारा समाज होगा उसी तरह के हमारे नागरिक होंगे, और जिस तरह के नागरिक होंगे वहीं से वकील निकलेंगे, वहीं से जज निकलेंगे, वहीं से नेता निकलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते नहीं, आरटीआई के जवाब आप देते नहीं, मुद्दों की बात आप करते नहीं, फंड आपका आता है उसको आप बताते नहीं, फिर भी आप कहेंगे सरकार चल गई। तो भाई मैं जिस परिवार से आता हूँ उसमें मेरी मदर की साइड से 14 लोगों को फांसी हुई थी 1857 में लाल किले पे। मुझसे ये कहा जाए कि झंडा फहराओ, यानी मुझसे बड़ा देशभक्त कौन होगा? इस माहौल में बहुत खुले शब्दों में बोलता हूँ, कांग्रेस के नेता भी जिम्मेदार हैं, इसमें बाकी लोग भी जिम्मेदार हैं, अपोजिशन के भी जिम्मेदार हैं, हर पार्टी का आदमी जिम्मेदार है। जितनी मजबूती के साथ आपको खड़े होना चाहिए, पूरा समाज आपको देख रहा, आप उतनी मजबूती से खड़े नहीं हो रहे। लेकिन एक घटना का जिक्र करता हूं, दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये जजमेंट आया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, तो एक स्टूडेंट जज साहब के बाहर घूम रहा था और जज साहब की नज़र पड़ी, उसने उनको बुलाया कि भाई क्या बात है। वो अपने रिटायर रूम में बैठे थे कि मुझे उस जज को देखना है जिसने प्रधानमंत्री के खिलाफ जजमेंट दे दिया। तो जज साहब का कहना था कि मैं सिद्ध हो गया कि मुझे मिल गया जो कुछ मिलना था, इससे ज़्यादा और प्रशंसा नहीं हो सकती है। तो वही सवाल मणिशंकर अय्यर जी भी, जब देश का एक बिगड़ा हुआ माहौल है तो वहाँ मणिशंकर अय्यर भी है, तो हमें आशावादी तो होना चाहिए। एक अब सवाल आता है जुडिशरी का, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, जैसा हमारा समाज होगा उसी तरह के हमारे नागरिक होंगे, और जिस तरह के नागरिक होंगे वहीं से वकील निकलेंगे, वहीं से जज निकलेंगे, वहीं से नेता निकलेंगे। तो जो बीमारी है वो हमारे समाज में है, वो ना तो जुडिशरी में है, ना पॉलिटिक्स में है, ना नेताओं में है, समाज में कहीं गड़बड़ है। और इसको हम इस तरह से देखेंगे, जो माइंड का प्रोग्रामिंग है, शाम को जब हम टीवी चैनल देखते हैं तो मैं वही चैनल लगाऊंगा जो मेरे माइंड में सेट है, जो मुझे अच्छा लगता है। सवाल चैनल का नहीं है, सवाल मेरा है कि मेरा माइंडसेट कैसे तय किया गया। इसको आप इस तरह से देखें, एक सर्वे हुआ, सुबह के वक्त 100 घरों में एक अखबार फेंका गया और उसमें कहा गया कि जो मुसलमान हैं वो आतंकवादी हैं, और शाम को फिर वो ये न्यूज छपी सुबह, और शाम को पूछा गया क्या कहना है, तो 90 ने जो साधारण सोच के थे हाँ ऐसा है। तो जो आप लोगों को बताएंगे, जो लोगों को दिन भर समझाएंगे, जो परसेप्शन आप उनके माइंड में डेवलप करेंगे, वही आपका देर सवेर वही प्रोग्रामिंग आपकी बनती चली जाएगी, और इस मुल्क में ठीक नहीं होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ। एक बार की घटना का जिक्र करता हूँ, हमारे यहाँ चुनाव थे, मैं भी उसमें चुनाव लड़ रहा था। तो एक सज्जन आए जो अयोध्या वाले मूवमेंट पे काम करते थे, मुझसे कहा कि जय श्री राम बोलो, 11 वोट आपको मिलेंगे। साहब आप मेरे साथी हैं, भाई हैं, वोट दे दीजिए। ना तो मैं जय श्री राम बोलता हूँ, ना मैं विरोध करता, ना समर्थन करता, और मैं 11 वोट से चुनाव हार गया। सवाल इसका है कि हम लोग, देखिए हमारी गंगा जमने तहजीब के हैं, जो कुछ आप कहें, हम सदियों से रहते आए हैं। एक घटना का जिक्र करता हूँ, औरंगजेब साहब के टाइम में जो ब्रिटेन का राजदूत था, वो बार बार ये कोशिश करता था कि मेरे मुल्क के लोग इनसे मिल जाएं, व्यापार का कोई समझौता हो जाए। वो आदमी, वो राजदूत 3 साल तक कोशिश करता रहा, लेकिन औरंगजेब के दरबार से उसको समय नहीं दिया गया। खैर बाद में उसने तोहफे वोफे दे के कुछ जुगाड़ बैठाया और बाद में वार्ता हो गई। उस वक्त के हिंदुस्तान की एक नुमाइश पेश करता हूँ। उस वक्त भारत में 25% दुनिया की जीडीपी हम जनरेट करते थे, यानी हम कहाँ थे। 25% जीडीपी इस भारत की थी, तो वास्तव में सोने की चिड़िया रहा होगा। लेकिन यदि इसको सोने की चिड़िया बनाए रखना है तो कम से कम अमन और चैन तो कायम रहे। और जो माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल में बहुत खुले शब्दों में बोलता हूँ, कांग्रेस के नेता भी जिम्मेदार हैं, इसमें बाकी लोग भी जिम्मेदार हैं, अपोजिशन के भी जिम्मेदार हैं, हर पार्टी का आदमी जिम्मेदार है। जितनी मजबूती के साथ आपको खड़े होना चाहिए, पूरा समाज आपको देख रहा, आप उतनी मजबूती से खड़े नहीं हो रहे। आप समाज के मापदंडों पे इस देश के नेता खड़े नहीं उतर रहे हैं, उनको ये उतरना चाहिए, वरना ये देश बहुत, हम बिल्कुल ज्वालामुखी के मुहाने पे आ गए हैं। उससे यदि बचना है तो हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे, अमन चैन को किसी भी तरह कायम करें, और उस अमन चैन को कायम कैसे करें उसका भी एक कमाल है। अभी अपूर्वानंद जी बोल रहे थे, एक साथ भाषा का इशू है। जब संविधान सभा में एक मुद्दा आया था कि हमारी भाषा क्या होगी, उस मुद्दे को आप देखिए, 2 इशू आए थे कि भाषा हिंदुस्तानी होगी कि हिंदी होगी। वोटिंग हुआ तो बराबर बराबर। अगले दिन एक आदमी को उठा के चांदनी चौक घूमने भेज दिया, हिंदी हार गई और वो हिंदी जीत गई और हिंदुस्तानी हार गई एक वोट से। उसका माने क्या थे, यदि हिंदुस्तानी होती तो हमारी उर्दू लिपि भी होती, हमारी हिंदी लिपि होती, हमारे शब्द एक होते।
आप दोनों लिपि में लिखते रहिए, लेकिन संविधान सभा के वक्त ही बेईमानी हुई और हमारी दो लिपि अलग अलग कर दी गई, हमारे विचार अलग हो गए, हमारे शब्द अलग हो गए, हिंदू और मुसलमान के बीच में गैप आता हुआ चला गया, वहां से हमारा बीज हुआ, उसको आप ठीक करिए। दूसरा सवाल एक और भी है कि जो इस मुल्क की भाषाएं हैं, उन भाषाओं को यदि आप राष्ट्रीय जिम्मेदारी दे दें या राष्ट्रीय रिकॉग्निशन दे दें तो क्या भारत के प्रधानमंत्री के सर पे कोई वजन आ जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो आप फिर थोड़ी सी भाषाओं को क्यों आगे बढ़ाते हैं? इस मुल्क की यदि कोई ताकत है तो विविधता है, विविधता है, विविधता है। जिस दिन आप इस मुल्क की विविधता को खत्म कर देंगे, आप कहीं के नहीं बचेंगे। आप विविधता को तभी बना सकते हैं जब आपकी कल्चर, आपकी भाषा, आपका इतिहास ठीक ठीक चले। आप देखिएगा हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, इस 30 चीज में सारी चीजें घूमती हैं। जब आप हिंदी की तारीफ करते हैं या हिंदी को सरकारी तवज्जो देते हैं तो सारी भाषाओं को आप किनारे कर देते हैं। आप भाषा भाषा नहीं है, भाषा इस मुल्क का गौरव है, भाषा इस मुल्क का इतिहास है, भाषा इस मुल्क का अनुभव है। तो कुछ भाषाओं को आप कत्ल करने पे क्यों लगे होंगे? एक बात। दूसरी बात आती है कल्चर की। हमारी सबकी कल्चर मिलती जुलती है, तो उन कल्चर्स में से दूसरी चीज क्यों पैदा करते हैं? हमें यह आजादी होना चाहिए कि हम हर तरह की व्यवस्था को आजादी के साथ जी सकें। मैं जिस परिवार से आता हूं उसमें मेरी मदर की साइड से 14 लोगों को फांसी हुई थी 1857 में लाल किले पे। मुझसे ये कहा जाए कि झंडा फहराओ, यानी मुझसे बड़ा देशभक्त कौन होगा? लेकिन जबरदस्ती आप झंडा नहीं फहरवाएंगे। झंडा तो हम तो झंडा फहरा के तो आए थे जब तो झंडे का सवाल भी नहीं था, जब हम कत्लेआम में शामिल हो गए, जब झंडा नहीं था। यही नहीं पता कैसे लड़ रहे थे, किस व्यवस्था में लड़ रहे थे, और जो लोग झंडे की बात करते हैं वो कहां खड़े थे? ये सबके सामने है। तो सवाल ये आता है कि जो जुडिशरी का भी कमाल है, ये किसी से छिपा नहीं है। जुडिशरी का भी कमाल है, जिस तरह की आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं, जो आपकी नर्सरी से स्टूडेंट निकलते हैं, वकील निकलते हैं, दूसरे निकलते हैं, कल फिर वो जज बनते हैं और फिर वो वही फैसले देंगे जिसकी हम उम्मीद करते हैं। इस पर कोई ज्यादा गंभीरता नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा खेल है कि हमारे समाज में ये चीजें पैदा हो गई हैं। महाभारत का एक जिक्र करता हूं, द्रौपदी ने कृष्ण से कहा कि आप तो कहते थे युद्ध होगा, युद्ध तो हुआ नहीं, हम तो इतनी देर से उम्मीद कर रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा था कि युद्ध भी होंगे, पाले भी खींचेंगे। तो देखिए, यदि हम दो समाज के मन में मतभेद पैदा कर देंगे तो बाकी तो काम अपने आप ही हो जाएगा। तो इस मतभेद को रोकिए, ये हर शहरी की जिम्मेदारी है, हर नेता की जिम्मेदारी है। क्योंकि यहाँ ऑफिसर्स को भी देखिए, आईपीएस का भी लेवल इतने नीचे आ गया, यानी एक होमगार्ड भी उस तरह की हरकत नहीं करता जो आईपीएस अभी कर रहे हैं। यानी कोई किस तरह की हरकतों पे आईपीएस लोग इतने जी हजूर हो गए हैं, आईएएस भी कितने जी हजूर हो गए हैं। दूसरे जो और लोग हैं, जैसे एक और कमाल देखिएगा, आजादी का सवाल है। मैं तो समझता हूँ शायद भारतीय जनता पार्टी में खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, जितने सांसद हैं शायद उनको भी बोलने की कहीं इजाजत नहीं है। हर जगह ग्रुपिंग और विरोध समर्थन सब होते हैं, लेकिन कहीं ऐसा लगता ही नहीं। जैसे कांग्रेस में बहुत सारे खेमे होते थे, कुछ वामपंथ के ज्यादा करीब थे, कुछ अम्बेडकरवाद के करीब थे, कुछ तीसरे कहीं करीब थे। आप एक सुर में यदि बोलते हैं तो एक सुर में बोलने का कोई कारण है। मनीष संगत जी से मैं उम्मीद करूंगा जब उनका नंबर आएगा तो इस बात पर रखेंगे। लगता है शायद सबसे बड़ा जो कोड़ा है वो शायद भारतीय जनता पार्टी में है, और उसका कहीं कहीं ऐसा लगता है कि शायद जो लोग जीत के आए हैं वो इस लायक नहीं है। उनमें कुछ लोग रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो जिताए गए हैं, जीत गए हैं पार्टी के नाम पे, नेता के नाम पे। लेकिन जो चीज गलत दिशा में जानी है उस पर हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, और उसमें सच को सच कहना, जस्टिसिएबल बोलना, सच की बात करना, सच की तरफदारी करना, ईमानदारी की तरफदारी करना। यदि हम इस पर नहीं हैं, हम बेईमानी का सहारा लेने लगें, हम आंकड़े झूठ देने लगें, हम आरटीआई को ना बताएं। मेरे एक परिचित हैं, कोई वो रिटायर्ड आईएएस थे, तो अभी आरटीआई देखते थे, तो एक रोज बता रहे थे साहब वो आरटीआई का जवाब पीएमओ से नहीं आता। तो मैंने कहा अफसर से भी ये बताओ, बोला जी ऊपर से आदेश नहीं, कोई जवाब नहीं देना, लाखों पेंडिंग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते नहीं, आरटीआई के जवाब आप देते नहीं, मुद्दों की बात आप करते नहीं, फंड आपका आता है उसको आप बताते नहीं, फिर भी आप कहेंगे सरकार चल रही है। तो भाई ये सब आप सोचिए, आपको ही करना है, आपको ही समझना है, आपकी जिम्मेदारी है। बहरहाल ये मुल्क आपका है, और इस मुल्क में मणिशंकर जैसे लोग भी आपके साथ हैं। इतना ही मुझे कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।